सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके हौसलों में उड़ान होती है। कभी कभी छोटे से शहर से निकली कहानी पूरे देश की पहचान होती है। नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब श्रोताओं। आप देख और सुन पा रहे हैं 88.4 सदाए पी पंचाल, आपका अपना रेडियो स्टेशन। और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे निधि। श्रोताओं, हम माटी की लाल सेगमेंट में आप सबका स्वागत है। और माटी की लाल में मैं आपको मिलवाती हूँ राजौरी की उन अजीम शख्सियतों से जिन्होंने राजौरी की इस माटी से निकलकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो आज इसी सिलसिले में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दो ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज जिन्होंने राजौरी के एक छोटे से गांव मुरादपुर से निकलकर मुंबई माया नगरी तक का सफर तय किया है अपनी मेहनत और पैशन से। मैं फिल्म मेकिंग का जुनून कहूँ, म्यूजिक वीडियोस का तजुर्बा और साथ ही साथ देश के बड़े लीडर्स के सोशल मीडिया हैंडल तय करना। तो आइए उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। मैं बात कर रही हूँ अभी हाल ही में जिनकी एक वेब सीरीज का आपने ट्रेलर देखा होगा, उसके डायरेक्टर अभय सूदन जी की। और उसी वेब सीरीज में एक एक्टर है जिनका नाम है अमन शर्मा जी। तो अभय जी और अमन जी, आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है आपकी इस वेब सीरीज की। तो हम सबसे पहले वेब सीरीज के बारे में भी बात करने से पहले आप दोनों से पूछना चाहेंगे कि आपका ताल्लुक राजौरी में किस इलाके से है और आप अपने परिवार के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। मैम, मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी में विलेज मुरादपुर का रहने वाला हूँ और मेरी फैमिली मुरादपुर से ही है शुरू से। ओके और जी मैं डांगरी का रहने वाला हूँ और पापा मेरे आर्मी से रिटायर्ड है जी। और मम्मा है मेरी और 3 बहनों के बाद एक भाई हो। ओके। तो अभय जी, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे आप मुरादपुर एक गांव से हैं, तो गांव में रहने वाले बच्चे या शहर में भी रहने वाले बच्चे हमेशा अपने करियर को लेकर बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। मतलब या इंजीनियर, डॉक्टर, मेनली यही वाले करियर चूज करते हैं। लेकिन आपने क्रिएटिव फील्ड चुना, तो आपकी पढ़ाई क्या थी और आप कैसे इस डायरेक्शन की तरफ आए? मैम, शुरू से मेरे को कंप्यूटर चलाना बहुत पसंद था। मैं बचपन से कंप्यूटर खोल देता था, उसमें से कुछ हार्डवेयर्स निकालता था, या मेरे को गेम्स खेलना बहुत पसंद था। तो मतलब गेम्स के इंस्टॉलेशन कैसे होती है तो मैं वैसे करता था। तो वैसे करते करते मैं 11th-12th में जब पहुंचा तो वहाँ पे मैंने एडिटिंग का भी देखना शुरू कर दिया। मतलब 8-9 से मेरा स्टार्ट होता है एडिटिंग का। फिर उसके बाद ही मैंने ग्रेजुएशन की, वो भी मैंने कंप्यूटर में की, बीसीए में। तो कहीं न कहीं कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट था बीच में, तो उसी के हिसाब से मेरे को एडिटिंग भी आनी शुरू हो गई। एडिटिंग का जब मेरे पास स्किल आने लग गया तो मेरे को लगा कि अब मैं तो क्रिएट भी कर सकता हूँ कुछ भी। ये वहीं से वीडियोज़ बनाना और वहीं से ये स्टार्ट हो गया था। और ये शुरुआत कब हुई? मैम, ये जब मैं 8th क्लास में था। 8th क्लास में थे। तो अमन जी, सेम सवाल आपके लिए भी है कि वो सारे जो सेफ करियर्स जिनको कहा जाता है उनको छोड़कर एक्टिंग की फील्ड में आना, तो ये कैसे शुरुआत हुई? एक्टिंग मैं कर रहा था, लेकिन वो पार्ट टाइम कर रहा था। उसके साथ-साथ मेरी पढ़ाई भी चल रही थी। मैंने इंजीनियरिंग अपनी ख़त्म की है। उसके बाद मैंने जॉब भी की है प्राइवेट कंपनीज़ में। स्टिल मैं बीआरओ के अंडर एक अथॉरिटी में काम कर रहा हूँ, जो थन्ना मंडी वाली रोड बन रही है। उसके साथ-साथ मैं एक्टिंग भी कर रहा था। इंजीनियरिंग करते-करते जब घर आता था तब हम वीडियोज़ बनाते थे, फिर वो अपलोड करते थे, फिर मैं वापस जाता था, फिर वापस आता था। फिर ऐसे-ऐसे हमारा चलता था। स्टिल जब अभी लॉकडाउन हुआ था तब हम फ्री थे तो हमने ये वेब सीरीज़ बनाई जी। और स्टिल अभी ये रिलीज़ हुई। ओके। तो जैसे आपने बताया कि आप लोग बहुत सालों से ही इस फील्ड में हैं, तो आपका पहला प्रोजेक्ट या पहला सॉन्ग, जो आपके बहुत सारे सॉन्ग रिलीज हुए हैं, तो उनके बारे में हम जानना चाहेंगे कि वो शुरू कैसे हुए और उनका एक्सपीरियंस आप पे कैसा था? मैम, मेरा ही फ्रेंड था यहाँ पे, तो वो जम्मू से सॉन्ग्स वगैरह बनवाते थे। तो उस टाइम मेरे को एडिटिंग आती थी, तो वो बोलते थे कोई बात नहीं, आप शूट हम किसी और से करा दें, तेरे से एडिटिंग करवा देंगे। तो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तो एक बार शायद उनका थोड़ा बजट नहीं था, तो बोलते कोई बात, तू बना देगा, गाना शूट कर देगा? तो मैंने बोला हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो तब मैंने पहला अपना गाना शूट किया था और वो काफ़ी अच्छा लगा था उनको। तो फिर वहाँ से मेरा ये था कि आप एक ऐसी चीज़ करें जिसमें आपको कुछ पैसे भी मिल रहे, तो फिर वो ऐसे लगने लगा कि हाँ, अच्छा है, ये जो भी है अच्छा है। तो फिर वहाँ से सॉन्ग्स वगैरह, ये शूट्स वगैरह की जर्नी स्टार्ट हो गई। शुरू पे और आपके साथ भी सेम सेम स्टोरी इकट्ठे ही है। इकट्ठे ही थे, बहुत बढ़िया। तो सर, राजौरी के इन पहाड़ों से निकलकर मुंबई, जिसे हम माया नगरी कहते हैं,
वहाँ तक का सफ़र आपका कैसे शुरू हुआ? मैम जैसे अब कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में मतलब मुंबई एक लाइक ड्रीम होता है हर एक इंसान की, मुंबई में चला गया। तो हम ये कंटेंट वगैरह बनाते थे। तो जब मैंने आपको बताया कि जब एक बार ऐसा हुआ कि मेरे को बोला कि मैंने अपनी फ़िल्म बनानी है। जैसे मैं लुधियाना गया, वहाँ से रिजेक्शन मिली तो मेरे बोला अब मैंने खुद की फ़िल्म बनानी है। तो जब मैं फ़िल्म बनाने लगा तो जब 2.5 से 3 महीने हमारा शूट चला, उस शूट के छोटे-छोटे स्निपेट्स हमने काट के हमने एक ट्रेलर बनाया था। तो वो ट्रेलर हमारे ही रजौरी के पेज में काफ़ी वायरल चला गया था, 2.5 से 3 मिलियन व्यूज़ उसमें चले गए थे। तो वहाँ से मतलब एकदम से जम्मू में हमारी हाइप बन गई थी। फिर वहाँ से मेरा कुछ पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट्स बन गए थे, फिर वहाँ से मैं पॉलिटिक्स में आ गया, पॉलिटिक्स में काम करते-करते फिर वहाँ से मेरे को मुंबई बुलाया था देवेंद्र फडणवीस जी की कैंपेनिंग के लिए। तो फिर वहाँ से मैं मुंबई गया था फर्स्ट टाइम और वहीं पे मैंने बहुत सारी कंपनीज़ में पिच किया था अपनी मूवी के लिए। मतलब मेरा मेन पर्सपेक्टिव था कि मैंने अपनी फ़िल्म को के लिए जाना है। पॉलिटिकल चीज़ जो भी थी वो एक समझ लो बीच में एक इंटरमीडिएट था कि हाँ, मेरे को इसके थ्रू मैं वहाँ पहुँच वहाँ पहुँच पाऊँगा। बहुत बढ़िया। तो अभय जी, आपने जम्मू, चंडीगढ़ और मुंबई में 100 से भी ज़्यादा जो गाने हैं वो क्रिएट किए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इतने प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए कोई ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस जो हमारे श्रोताओं के साथ आप शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि हमेशा तो गुडी-गुडी नहीं रहता, कभी तो कोई लोअर फेज़ आता है। तो मैं लोअर फेज़ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस फील्ड में आना चाह रहे हैं। और उनको लगता है कि बहुत स्मूथ सा रास्ता है जिसमें बस चलते जाना है, लेकिन आप ग्राउंड से उभरे हैं, तो आप अच्छे से बता पाइए। हाँ मैम, इसमें ये है कि जो एजुकेशन है हमारी वो बहुत मस्ट है इस चीज़ में। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि शायद एजुकेशन नहीं है, आप इसी चीज़ में पूरा दिन रील्स बनाते रहो, वैसा भी नहीं। मैं आज भी बुक्स पढ़ता हूँ, मतलब नॉवेल्स पढ़ता हूँ कि कैसे-कैसे लोग लिखते हैं। तो इसमें ये है कि आपको कंटेंट तो एक तरफ है, पर आपको एजुकेशन के साथ आप चलते रहोगे तो आपको आगे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जैसे आपने बताया कि कोई मेमोरेबल चीज़ थी आपकी, तो हमने एक गाना किया था, जम्मू में किया था, सरस भारती का गाना हमने किया था, किससे रखा तेरा रेशमी रुमाल, जो काफ़ी वायरल गया था। ओके। तो वो हमने किया तो ऑल ओवर इंडिया में बहुत हिट हुआ था। तो वो एक है कि अगर हमने बनाया, ऐसा लगता है ना जैसे हमने बनाया तो वो चल गया, तो फिर वो मतलब यादगार चीज़ है हमारे लिए। ओके, तो अमन जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे एकदम से एक्टर तो कोई नहीं बनता है, उसके पीछे बहुत बीटीएस रहते हैं, तो आप कोई अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? ऐसे तो हमने बड़ी मतलब वीडियोज़ वगैरह बनाई हैं। इतना मतलब हमें फेस तो बहुत कुछ करना पड़ा है। कुछ ऐसे हुए कि हम शूट वगैरह करने के लिए जाते थे, जैसे अब 2 बंदों का आपस में कोलैब है। अब कोई आपस में ही लड़ाई चल रही है उनकी, जैसे कि ये मेरा सीन ज़्यादा रखना, मेरा सीन ज़्यादा रखना। अब उनकी लड़ाई के चक्कर में हमें वो चीज़ बनानी पड़ती थी, अब वो चीज़ हमें फेस करनी पड़ती थी। अब जब एडिटिंग होगी, जब हमने वो डाली, अब फिर जिसने कई बार पैसे ज़्यादा दिए होते हैं, वो फ़ोन करता था कि मेरा सीन कम डाल दिया, वो फिर गालियाँ ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं एज़ सच। बाकी यही है कि अगर रिस्पॉन्स अच्छा ना मिले तो थोड़ा फ़ील होता है, लेकिन फिर यही है, रुकना नहीं है अगर हमने इस लाइन को पकड़ा है तो। तो अगर मैं आप दोनों से पूछूँ फैमिली सपोर्ट का, तो कितना फैमिली सपोर्ट है? मैम जैसे हमारी ही वेब सीरीज़ थी, तो इसमें एकदम से जम्मू से 15 से 20 लोग आ गए। अब मुझे तो घर से बोला कि ठीक है तो कर ले, पर मेरा पूरा घर पे नीचे लड़के ही लड़के ऐसे ही इकट्ठे हो गए। तो आप उनको घर पे हाँ, मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने बोला कि मैं जो भी करूँगा इंडिपेंडेंट करूँगा, मेरे को किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए फ़िलहाल के लिए। बस ये सपोर्ट तो घर वालों का बहुत ज़्यादा था। तो मैं जब शूट के लिए जाता था तो मतलब मम्मा खाना बना दो, सुबह 5 बजे उठ के मेरी मम्मा खाना बना रहे होते थे। तो अब फिर आप रिलेटिव्स थे या आगे-पीछे मोहल्ले के जितने भी लोग थे, वो देखते थे कि इतने लोग हैं, मतलब थोड़ा-सा एम्बैरेस फ़ील होता था उस टाइम। और उस टाइम पता था कि शायद किसी को नहीं पता था, पर हमको पता था कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ करेंगे। हाँ। तो एक बात आपने बीच में बताई कि आप चीफ मिनिस्टर जो हैं हमारे महाराष्ट्र के, अगर मैं बात करूँ, तो उनके साथ जुड़े हैं। तो हमें आपकी प्रोफाइल रिसर्च के दौरान पता चला कि आप उनकी सोशल मीडिया टीम को भी मैनेज करते हैं। तो सर, उनके साथ काम करने का जो आपका एक एक्सपीरियंस है, वो आप बताइए कि क्या काम आप करते हैं और कैसे वो शुरू हुआ? मैम जैसे मैंने बताया कि मेरा काम ही शुरू से एडिटिंग का था, सबसे पहले एडिटिंग से स्टार्ट किया था। जब हमारा ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, तो उसके बाद हमारा नाम इन जम्मू में था। उसके बाद जब हम पॉलिटिकल में मैं गया तो मेरे को उस टाइम शायद था कि अब सब कोई बोल रहे थे कि आप काम तो बहुत कर रहे हो, बना रहे हो, पर पैसे तो आपके इधर बन नहीं थे। तो शायद मेरे को वो था कि एक बार मैं पैसे की भी कमा के देखना चाहता हूँ कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है। तो फिर वहाँ पे पॉलिटिक्स पे मैंने जो कैंपेनिंग रहती थी, इलेक्शन आते थे हमारे, तो इलेक्शंस में हमने काम किया। तो इलेक्शन के टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हम अर्न किया हमने। तो उसके बाद हमने पूरा मतलब इन्हीं पैसों से 15 से 20 लाख का हमने अपना स्टूडियो भी बनाया इसको यूज़ करके।
फिर उसके बाद यहाँ से हम जैसे मुंबई चले गए, तो मुंबई में वहाँ पे हम वीडियो एडिटिंग हमारी बहुत अच्छी थी, मेरी बहुत अच्छी थी, तो वहाँ पे हमने एडिटिंग की, तो वहाँ पे मतलब 50 से 100 एडिटर थे, तो वहाँ पे सबसे अच्छी मतलब रैंक मैंने किया था वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे फिर उन्होंने बोला कि आप मुंबई की टीम को लीड करोगे यहाँ पे, तो फिर वहाँ से मतलब एकदम से पॉलिटिकल राइज हो गया था मेरा वहाँ पे। ओके, तो आपकी उस साइज़ ने कहीं न कहीं आपके करियर को भी पुश किया? मैम, हाँ मैम, भी जैसे अभी आज जब मैंने फ़िल्म स्टार्ट की थी, मुझे याद है मेरे पास एक लैपटॉप भी नहीं था। एक कैमरे के बिना आप फ़िल्म सोच भी नहीं सकते कि फ़िल्म इतनी बड़ी कैसे बनाओगे। तो यही काम करके मैंने काफ़ी पैसे जोड़े, तो फिर मैंने अपना काफ़ी महँगा कैमरा लिया, एक स्टूडियो बनाया, बड़ा पीसी लिया। तो अब मेरे को ऐसे होता है कि जो 4 साल पहले मैंने फ़िल्म बनाई थी, आज मेरे पास इक्विपमेंट सारे हैं। अगर मैं वो इक्विपमेंट यूज़ करके आज बनाऊँगा, तो आज तो मैं बहुत अच्छा बना सकता। बहुत अच्छा बनाए हैं। तो अभय जी और अमन जी, अगर बात करूँ एक फ़िल्म बनाने की, तो हम तो बड़े पर्दे पर बस एक फ़िल्म देखते हैं, जिसमें एक्टर्स आते हैं, अपने डायलॉग्स बोलते हैं और चले जाते हैं। लेकिन उसके पीछे की कहानी, उसके पीछे का स्ट्रगल, वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि फ़िल्म बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए होता है? फ़िल्म बनाने के लिए सबसे पहले तो एक टीम का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि अब मेरी जो जर्नी थी, मेरे हिसाब से जो अगर आपको कुछ करना है, तो रास्ते अपने आप ही खुद थे। मुझे खुद नहीं समझ आई कि ये हुआ कैसे है। लाइक जैसे मैं वहाँ से गया आया, तो मैंने बोला कि मेरे को फ़िल्म बनानी है। तो मुझे सबसे पहले सिर्फ़ एक ही चीज़ मैंने दिमाग में रखी कि मुझे राइटर चाहिए, तो जो मेरे को फ़िल्म लिख कर दे। तो मेरे ही दोस्त थे, उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा कि आगे जाके शूट कहाँ से करूँगा, कैमरा कहाँ से लाऊँगा। मैंने बस सोचा कि पहले मुझे स्क्रिप्ट फाइनलाइज़ करनी है। स्क्रिप्ट हमारी फाइनलाइज़ हुई, उसके बाद हम मेरा एक फ्रेंड था, वो वेडिंग के वो जो कैमरेज़ होते हैं वगैरह, मैंने उनको कहा भैया मेरे को एडिटिंग आती है, मैं आपको एडिटिंग करके दे दूँगा, पर मुझे सिर्फ़ 10 दिन के लिए आपको कैमरा चाहिए। तो फिर वैसी-वैसी चीज़ें मैंने उनको मनवाया, तो वो बोला ठीक है 10 दिन के लिए कैमरा ले लो आप। तो वहाँ से हमने फिर लड़कों को बुला के मैंने शूट स्टार्ट कर दिया। तो अब ये था कि हर फ़ेज़ में चीज़ें अपने आप ही अनलॉक होती जा रही थी। जैसे हमने शूट कंप्लीट किया, मतलब ऐसे तो हमने कोई 5 से 6 फ़ेज़ेज़ में किया। पहले बजट नहीं था, फिर बना-बना के, फिर आगे जाके आप पता लगा कि अब डबिंग कैसे करें? डबिंग के लिए तो मेरे पास सेटअप नहीं है। फिर मैंने उसके लिए एक अपनी बाइक थी मेरे स्कूल कॉलेज जाने की, तो मैंने वो बेची। फिर मैंने उसके बाद एक डबिंग का सेटअप छोटा-सा रेडी किया स्टूडियो में। मतलब अब बोलते हैं कि वो पूरा वो फ़ोम से कवर करना, क्योंकि इको होती है ना रूम में। जैसे आपका भी स्टूडियो, तो हमने क्या किया ये, और हमने ना स्पंज होते हैं ना, स्पंज काट-काट के रूम में लगाना शुरू कर दिया कि जिससे वो इको ना आए। तो कुछ मतलब कंबल वगैरह ओढ़ के मतलब इको हम बैलेंस कर सके। फिर उस तरीके से डबिंग की हमने। फिर डबिंग भी होगी, फिर अब पता लगा म्यूज़िक कैसे बनाएँगे? फिर म्यूज़िक के लिए बहुत जगह देखा, मुंबई में इतना महँगा था कि फिर बाद में लगा कि हमारे ही जोड़ी का लड़का आदित्य, वो बोलता है कोई बात नहीं आप करो, मैं आपके साथ हूँ। फिर एडिटिंग के लिए अकेला मैं काफ़ी नहीं था, फिर एक लड़का था जम्मू का, तो बोलता कोई बात नहीं, वो 1 डेढ़ साल मेरे घर रहा और 1 डेढ़ साल उसने मेरे साथ जितना भी काम कर सकते थे हमने किया। मतलब ये चीज़ें सब फ्री में भी होती रही, ना मेरे पास पैसे थे ना कुछ थे, बस ये था कि मैंने फ़िल्म कंप्लीट करनी है, तो अपने आप ही ये चीज़ें होती गई। मतलब अगर बनाने के लिए, तो अब लगता है कि बनाने के लिए हज़ारों चीज़ चाहिए, पर उस टाइम एक-एक पोर्शन को पकड़ा था हमने कि अभी ये चाहिए, अभी मेरे को सिर्फ़ फ़ोकस करना है। अगर मैं पहले ही सोच लूँगा कि मेरे को वो एडिटिंग कैसे होगी, ये होगी, कितना सिस्टम कैसे है, तो मैं कभी बना नहीं पाऊँगा। तो मेरे को छोटे-छोटे फ़ेज़ेज़ में मैंने स्टार्ट किया था। तो अगर मैं आपकी बात का एक सार निकालूँ, तो आपके कहने का मतलब है कि कदम बढ़ाते गए और खुद ब खुद रास्ते खुलते गए। तो अमन जी, जैसे अभय जी ने बताया, तो इसमें आपने एक आपका भी बहुत अहम योगदान रहा है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? मतलब जो चीज़ हो रही थी, मैं साथ तो खड़ा था अभय के। मतलब अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, ये चीज़ ये लानी है, वो करना, क्योंकि आपको पता है जब एक टीम होती है, उस टीम को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। अब जैसे इसने बताया कि सुबह उठ के मम्मा खाना बना रहे हैं, अब खाना सर्व भी तो करना है। समझ लो मैं खाना सर्व कर रहा हूँ। एज़ ए टीम ऐसे काम था, क्योंकि इतना कोई वो नहीं है कि बहुत बड़ा घर है, सब एडजस्ट करके रह रहे हैं। स्टूडियो हमने बनाया हुआ था, उसी में सारे रह रहे थे, मतलब कमरा ही था नीचे एक। तो रात को जाना कोई पता नहीं है सुबह कब हो रही थी, कब रात हो रही थी, बस शूट चल रहा था। ऊपर से पहाड़ी इलाका है हमारा और शहर के आपके जो भी लोग आए होंगे यहाँ पे, हमारे पहाड़ों में तो सारी फैसिलिटीज़ भी नहीं होती। वो कहीं न एक गाड़ी में जनरेटर डाला हुआ है, एक गाड़ी में कुछ सामान, मतलब ये है कि सब जितने भी दोस्त वगैरह थे, सचिन भैया और जितने भी थे, वो सब मतलब अपनी-अपनी गाड़ी लेके उन्होंने पूरी हेल्प कराई, कोई राशन ला रहा है। अब ये नहीं है कि अभी हम शूट कर रहे हैं तो लंच का टाइम हम घर आएँगे। अब वहीं पे हमने जनरेटर वगैरह मतलब अपना सिलेंडर वगैरह लगा के पूरा वहीं पे खाना बना रहे हैं। मैक्सिमम हमारा मतलब आप लगा लो 30-20% शूट हमारा चिंगस किले में हुआ है। अब वहीं पे हमारा खाना वगैरह सब कुछ वहीं पे बन रहा है, एक साइड बंदा एक खाना बना रहा है, आधा शूट चल रहा है,
फिर वहाँ से फ्री हो रहे, फिर एक बंदा खाना खा रहा है, ऐसे हमारा काम चल रहा था। तो एडमिनिस्ट्रेशन का कितना योगदान रहा है? जैसे आप चिंगस किले की बात कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए परमिशन ये सब चाहिए होता है? मैम इनिशियली जब हम सर के पास गए थे तो मतलब वैसे भी अगर कोई भी स्टूडेंट किसी को पिच करने जाता तो अब मूवी बना रहे तो वो थोड़ा अभी यहाँ पे साउंड थोड़ा अपवर्ड करता है कि मूवी बना रहे हो मतलब कौन सी शॉर्ट फिल्म या वैसे क्यों या रील्स वगैरह चलती है तो मतलब शायद उतना कोई उसको एक्सपोजर नहीं है उसका तो इतना लॉजिकल भी नहीं लगता। पर मैंने कहा सर को सर हमने ये करना है तो उन्होंने बस ठीक है आपने जो करना कर लो तो परमिशन उन्होंने ग्रांट कर दी थी मेरे को कि आपको जहाँ शूट करना आप कर सकते हो तो स्पोर्ट था पर वैसे एक्चुअल में शायद वो चीज़ नहीं बताते कि हम क्या करना चाहते हैं। पर हाँ ये है कि इंटरमीडिएट में थोड़ा ठीक ठीक था वो। तो अगर मैं बात करूँ आपकी मूवी के नाम की, वैसे तो श्रोताओं को मैं बता दूं कि जिस भी हम फिल्म की बात कर रहे हैं वो एक वेब सीरीज है जिसे डायरेक्ट किया है अभय सूदन जी ने, और जिसमें एक्टिंग का किरदार निभाया है अमन शर्मा जी ने, और उसका नाम दिया है प्रतिशोध। तो सबसे पहले तो नाम की कहानी जानना चाहेंगे। मैम ये दो तरीके से है एक तो जो मेरे को लुधियाना का बदला लेना था अपना प्रति तो और मेरे जो राइटर थे वो काफी इन्फ्लुएंस थे साउथ मूवीज के साथ तो और आपके ट्रेलर में मैं देख रही थी मतलब वो पूरा साउथ इंडियन टाइप का टच आया है, तो वो हाँ मैम अभी जैसे था ना जैसे अब मेरे राइटर्स ने वो मूवी दे देख के वैसे इन्फ्लुएंस हुए थे तो जब बनाने की बारी आई तो हम इतनी प्रॉब्लम में आए क्योंकि इंडस्ट्री में रोप्स होती हैं वो इसमें उठा उठा के फेंकते हैं लोगों को। हमारे यहाँ पे कि हमने इस ऐसे विजन बना था कि इसे एक मुक्का मारेंगे कोई वहां जने गिरेगा तो अब वो हमें एक्चुअली बनाना पड़ रहा था मतलब कभी किसी को कहीं लग रही थी कभी कहीं लग रही थी तो वो बहुत मतलब इतना मुश्किल था मतलब जो जंगल वाले सीन्स थे मुझे याद है कि हमें 2.5 से 3 दिन लगातार हो गए थे शूट करते थे। ओके, क्योंकि वहां पे तो प्रॉपर स्टूडियोज होते हैं। अगर मैं बॉलीवुड की बात करूँ तो यहाँ पे आपने ओरिजिनल जगहों पे जाके शूटिंग करी है। पहाड़ में हम चिंगस के पहाड़ थे ऐसे सीधे से पहाड़ थे पत्थर थे कभी कोई गिर रहा था कभी कोई गिर रहा था और मैं वहां बैठा हुआ इतना परेशान था मतलब मैं कर क्या रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रही। पर ये था कि हाँ अभी तक शायद बोलते कि मैंने क्या कमाया है इसे या क्या नहीं कमाया तो जितना भी काम किया जितना भी मैं मुंबई गया या मैंने पॉलिटिकल काम किया ये सब एक फिल्म की अप्रोच थी कि मैं उसकी उसके हिसाब से चलता गया तो उसमें सीखने को बहुत कुछ मिला तो शायद मेरे लिए सबसे बड़ी अर्निंग ही मतलब सीखना थी उस टाइम। तो सर अगर मैं आपकी वेब सीरीज प्रतिशोध की बात करूँ तो इस वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट आप शेयर करना चाहेंगे या फिर वो सरप्राइज है? हाँ कॉन्सेप्ट बस रेवेंज बेस्ड है वेब सीरीज है। मतलब अब इसमें ऑडियंस को कुछ नया देखने को मिलेगा? हाँ मैम मतलब नया तो हमारे जम्मू वालों के लिए तो वैसे भी थोड़ा नया ही रहेगा क्योंकि थोड़ा सा ऐसे मास टाइप हमने कोशिश किया इसको बनाने के लिए। तो ये बिजनेस लाइब्रेरी पे एक वेब सीरीज है जिसमें एक रेवेंज एक मतलब उसके बाप मर जाता है तो उसका बेटा आके रेवेंज लेता है तो इस तरह का कुछ है बीच में। ओके, तो इसकी जो सारी शूटिंग है वो हमारे श्रोताओं के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि वो सारी राजौरी में हुई है। हाँ इस वेब सीरीज की थ्रू आउट शूट पूरा रजौरी में हुआ है पर बीच में जो हमारा एक आइटम सॉन्ग है क्योंकि उसके लिए प्रोडक्शन हमने अच्छी ली थी तो हमने वो जम्मू में शूट किया था। ओके, तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आपको राजौरी की बहुत अलग-अलग लोकेशंस इस मूवी में देखने को मिलेंगी। और अभय जी, अब बात करते हैं थोड़ा क्रिएटिव वर्ल्ड की। एक तरफ फिल्म की और एक तरफ क्रिएटिव वर्ल्ड और दूसरी तरफ पॉलिटिकल कनेक्शन। इन सारे फील्ड्स को बैलेंस करना कितना चैलेंजिंग था? मैम मेरा हमेशा से था कि मैं प्लान के हिसाब से काम करता हूँ तो मेरा मेरा हमेशा से फिल्म मेकिंग की फर्स्ट प्रायोरिटी रही है। अब बीच में मुझे किसका यूज़ करके या किसका हेल्प लेके मुझे आगे बढ़ना है तो वो पॉलिटिकल काम उस तरीके का था कि हाँ मुझे कुछ पैसे चाहिए मुझे वहाँ पे जाना है और वापस अपने ट्रैक पे आना है मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जिगजैग ट्रैक में कहीं और ही चला जाऊँगा। मेरा एक फील्ड एक ही है कि मुझे फिल्म मेकिंग ही करनी है इसलिए मैं कुछ कभी कभी वहाँ चला जाता हूँ फिर वापस अपने प्लान पे वापस आ जाता हूँ। तो अमन जी, आपने जैसे बताया कि आप भी किसी अथॉरिटी के अंदर काम कर रहे हैं और उसके साथ-साथ मूवी में भी। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस करना कितना टफ है? तब होता था मैम, आपको पता है अगर आप एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको लीव वगैरह देना बहुत मुश्किल होता है। तो मतलब यही था, ये थोड़ा एडजस्ट कर रहा था मेरे साथ कि मतलब जैसे मैं जा रहा हूँ, शाम को आ रहा हूँ, फिर हमारा कुछ भी होता तो फिर हम शाम को ही डिसाइड करते थे कि शाम को ही कर रहे हैं क्योंकि एक होता है ट्रस्ट वाइज़ कि ठीक है अब अमन आएगा तो काम करेंगे, ऐसा हमारा चल रहा था। मुश्किल था लेकिन इतना भी नहीं कर सकते कि हम बहुत ज़्यादा मुश्किल था, ठीक है हम मैनेज कर रहे थे, मज़ा भी आया।
तो सर अगर कास्टिंग की बात करूँ, तो क्या उसके लिए वैसे ही ऑडिशंस होते हैं जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं कि आपने हीरो को कास्ट किया, फिर हीरोइन को कास्ट किया और क्या वो हमारे राजौरी से ही बिलॉन्ग करते हैं? मैम उस टाइम इनिशियली ऐसा था कि मतलब ऐसा था कि कोई आ जाए बस, मतलब कोई अच्छा-सा आ जाए। ऐसा था कि हमने किसी को भी उठा दिया, पर मेरे नज़र में थे कि कुछ लोग थे जैसे तरुण वैसन जी हैं, तो ये हमारे अपने राजौरी के, मुझे पता था इन्होंने कलर्स टीवी में काम किया हुआ है। जो मेन में थे, मेरा एक था, मैं काफ़ी डिसाइडेड, मतलब डिसीज़न मेरा बिल्कुल क्लियर था कि जो मेन कास्ट है वो मुझे अच्छी रखनी है। सपोर्टिंग एक्ट्रेस थोड़े ऊपर-नीचे भी चलेंगे तो चलेगा। तो वैसे ही हमने 3 से 4 कास्ट थे अपने जो बहुत अच्छे थे। तो उनको मेन लीड में रखा, तो बाकी उनको फर्स्ट लीड, सेकंड लीड के हिसाब से अरेंज कर दिया। तो वेब सीरीज़ बनाते हुए कोई ऐसा एक इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे जो हमारे श्रोताओं के लिए कुछ मज़ेदार हो जाए? ऐसे तो बहुत सारे किस्से हो गया आपके पास। एक जो सबसे मतलब एक वेब सीरीज़ का हमारा आइटम सॉन्ग जब शूट हो रहा था, वो मतलब मेरी लाइफ़ का सबसे मतलब बोलते हैं मुश्किल दिन था मेरा। ओके। तो वहाँ पे हमारा शूट था, तो हम 5 से 6 बजे हमने शूट स्टार्ट कर देना था। तो रात के 12 बज गए थे, शूट इवन कि अभी लाइट्स भी हमारी फिट नहीं हुई थी। तो हमने वो एरिया पूरा रेंट पे लिया हुआ था, और जैसे हमने पूरी फ़िल्म का जो बजट था ना, वो एक तरफ था, सॉन्ग का बजट एक तरफ था, इतना ज़्यादा था वो। तो क्योंकि ये शूट जो आइटम सॉन्ग था, मेरे को था कि ये बहुत अच्छे से करना है और बहुत अच्छे लेवल पे निकालना है इसको, तो मेरा बहुत फ़ोकस था उसमें। मैंने 3 महीने की अपनी सेविंग्स जोड़ के रखी हुई थी कि मैं इस पे लगाऊँगा। अब 12 बज गए, तो जहाँ पे हम शूट कर रहे थे, जो लैंडलॉर्ड थे वो कहते कि बस आपको 12 बजे का टाइम दिया था, अब निकालो यहाँ से। तो मैं वहाँ पे अकेला बैठा हुआ, मैं इतना परेशान हो गया, मेरे को पसीने आ रहे थे, मेरे 3 महीने के पैसे मैं वापस कब बनाऊँगा, फिर 6 महीने और लग जाएँगे मुझे वापस से करने के लिए। तो मैं वहाँ पे एकदम से सारे इकट्ठे होते, तो मेरे को वहाँ पे मतलब रोना आ गया था। फिर वहाँ पे फिर उन्होंने मतलब जो थे वो सब बोलते कि कोई बात नहीं, आप कर लो, सुबह के 4 बजे तक करो। तो अभी 12 बजे हो गए, मेरा शूट स्टार्ट नहीं हुआ था, तो मेरी बहुत हालत उस टाइम बहुत खराब थी। तो उस टाइम जब उन्होंने बोला कि कर लो, ये 12 बजे मैंने एकदम, मैंने 2 दिन से, उस टाइम तक 1 डेढ़ दिन हो गया था, हमने खाना भी नहीं खाया हुआ था। इतना काम था कि अकेले मैनेज ही कर रहे थे। फिर वहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो सुबह के 7 बज गए थे हमें शूट करते-करते, और जब मैं सुबह 7 बजे बैठा हुआ, तो वो सारा वो अनपैक हो रहा, वो पूरा कोई बंद कर रहा, कोई गाड़ी लेके जा रहा, सामान जा रहा। तो मैं वहाँ ड्रम के ऊपर बैठा हुआ था, ऐसे करके, ऐसे पूरा ऐसे पसीना-पसीना आया हुआ था। तो वहाँ पे एक एक बुजुर्ग से आदमी थे, तो वो कहते कि, "यार, तू बहुत मेहनती है, तू पक्का कुछ ना कुछ करेगा।" तो फिर वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मुझे बहुत मज़ा आया था। आज भी मैं याद करता हूँ, तो मुझे वो सीन बहुत अच्छे से याद आता है। बहुत बढ़िया। जी। तो अभय जी और अमन जी, मतलब अभी आप लोग तो बहुत बच्चों की या मैं बहुत युवाओं की इंस्पिरेशन बन चुके हैं। लेकिन हर इंसान की ज़िंदगी में ना अपनी भी एक इंस्पिरेशन होती है, जिसे देखकर हम सुबह उठते हैं या उठ के हम उनको देखकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूँ आपकी वो इंस्पिरेशन कौन है? ऐसे तो इंस्पिरेशन पेरेंट्स ही होते हैं, क्योंकि पापा आर्मी से रिटायर्ड हैं। उसके बाद बहुत चीज़ें होती है घर पे, पापा ने बहुत स्ट्रगल वगैरह किया है। रिटायर्ड होने के बाद फैमिली में बड़ी प्रॉब्लम्स वगैरह आई, उन्हीं को देखा कैसे वो सुबह उठे जाते थे। उसके बाद वो मतलब एक भट्ठे में मुंशी थे, फिर वहाँ से आते थे, फिर वहाँ पे मतलब कि कई बार रात को 12-12 बज जाते थे। कई बार ऐसा होता था कि वो भट्ठे के लोग आके भाग जाते थे, फिर कई बार उनके पीछे जाना, टेम्पो में, कई बार जम्मू, कई बार बिहार चले जाते थे, हमें पता ही नहीं होता था। हो रहता है कि इतना अगर पापा कर रहे, तो मतलब एक वो हो जाता है कि इनको मतलब इनकी नज़रों में उठना है, पापा को अच्छा फ़ील करवाना है। तो एज़ सच मेरे लिए तो मेरे पापा ही हैं, जो जिनसे मैं बड़ा इंस्पायर ही हूँ। तो अभी ट्रेलर देखने के बाद क्या रिएक्शन आया मम्मी का? पापा ने देखा, पापा को मतलब पता था कि मैं इसके साथ कर रहा हूँ। मतलब इसका मेरे घर में ऐसा बना हुआ है कि अब्बे के साथ जा रहा है, तो मतलब सेफ ही जा रहा है। अच्छा ही कर रहा है। हाँ, अच्छा ही गा रहा होगा। तो पापा ने देखा, मेरे सीन में ऐसे थोड़ा वही है, सिगरेट वगैरह ज़्यादा, खून वगैरह है, तो थोड़ा पापा ने देखा। लेकिन पापा को ज़्यादा अच्छा तब फ़ील हुआ जब अभी बोध गुप्ता जी आए थे हमारे स्टूडियो में, तो उन्होंने हमें शॉल वगैरह, हाँ, एप्रिशिएट वगैरह किया। तो उसमें डांगरी के भी उनके साथ काफ़ी आए हुए थे लोग। तो वो जब घर जाके पापा को एप्रिशिएट करते हैं, आपके लड़के का सीन देखा, बहुत अच्छा था। हाँ, तो वो फिर पापा जब मतलब वो स्माइलिंग, पापा ने बोला अच्छा कर रहा, पापा ने भी मेरे को एज़ ए थापी वगैरह भी दी, तो वो एक मतलब क्योंकि हमारे फादर ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते। उनका वो एक थपथपाना ही हमारे लिए बहुत बड़ी एप्रिशिएशन। तो वो मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब तो अभी फैन्स वगैरह आ रहे हैं क्या ऑटोग्राफ लेने? ट्रेलर के बाद तो शुरू हो ही गया है ना थोड़ा बहुत। एप्रिशिएशन मिल रही है। एडिट्स वगैरह लोग बना रहे, पता नहीं कद 2 एडिट्स कल मैंने देखे, मैं जानता भी नहीं हूँ किन्होंने बनाए। मतलब ठीक है, अच्छा मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं। मतलब 1 मिलियन नंबर तो हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा, पता नहीं कैसे हो 1 मिलियन क्रॉस हो गया।
तो सर इंस्पिरेशन वाला सवाल आपसे भी है। हाँ मैम, मेरा इंस्पिरेशन का ये था कि शुरू से जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ पे भी मेरे को ये था कि मतलब मेरे को थोड़ा-सा क्राउड से बाहर निकलना, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो सबसे अलग हो। तो वैसे ही मैंने ये फ़ील्ड चूज़ की अपना, तो अब मेरे को वहाँ तो लगा तू क्या ही करेगा इसमें, ये वैसे मतलब बिल्कुल अलग ही ये, जैसे बोलते हैं आपका मेरा बड़ा भाई बैंक में है, मेरे साथ एम्प्लॉयी हैं घर वाले सारे, तो बोलते ये क्या कर रहा है, छोटा क्या कर रहा है, वो फिर मूवीज़ बना। तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल अलग-सा हो गया, तो फिर मेरे को ये था कि जो भी करूँगा मतलब क्राउड से अलग होके करना और कुछ अलग करना जो कि ये मैं कर रहा हूँ कोई ना मतलब ऐसे, मतलब ऐसा नहीं है कि ईगो की तरह, मतलब नहीं हमें एक प्राउड फीलिंग। मतलब कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं मतलब अच्छा ही करूँ, जो भी करूँ सबसे अच्छा ही करूँ। बहुत बढ़िया। तो आप दोनों मतलब हमारी राजौरी के युवाओं के लिए बहुत एक प्रेरणा का स्रोत तो बन ही चुके हैं। तो अभी मैं आपको बताऊँ कि हमारे इस रेडियो स्टेशन के प्लेटफ़ॉर्म से आपको सिर्फ़ राजौरी में नहीं, सिर्फ़ भारत में नहीं, पूरे विश्व में सुना जा रहा है, क्योंकि हमारी सदाई पीर पंजाल की एक ऐप है, तो उसका जो रीच है वो पूरे विश्व में है। तो आपको बहुत सारे युवा सुन रहे होंगे, जो फ़िल्म मेकिंग में भी जाना चाहते होंगे, डिजिटल मीडिया में भी आना चाहते होंगे। तो आप उन लोगों को सबसे पहले तो एक सलाह दीजिए, मैं तो कहूँगी, और फिर आपका संदेश क्या है उनके लिए? हाँ, तो सबसे पहले मैं जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, मैं एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपका कोई भी ड्रीम है, मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, मतलब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, सबके अपने-अपने हिसाब से होता है, तो आपको आपके ड्रीम्स पे काम करना है बहुत ज़्यादा, पर साथ में आपको बैकअप प्लान भी लेकर चलना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कहीं पर जो भी होता है, कई बार चीज़ें इतनी खराब हो जाती है कि आप नहीं चल पाते उस ट्रैक में, तो आपको बैकअप प्लान आपको बचा लेता है। जैसे एजुकेशन है या आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा-थोड़ा वो भी साथ में रखो और साथ में अपने ड्रीम्स में भी काम करो। ऐसा नहीं है कि एकदम से आप बोलो कि ये छोड़ के मैं एकदम से एक ही तरफ हो जाऊँ, पर मेरे हिसाब से बैकअप प्लान होना चाहिए और एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, वो तो आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा आपको। तो अमन जी, आपका क्या सुझाव और संदेश है? अब मैंने सब कुछ बोल ही दिया है। ऐसे च अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि अगर हम एक मिडल क्लास फैमिली से उठ सकते हैं, तो हर कोई उठ सकता है। बस यही कहूँगा कि रुको नहीं, बस करते चलो। क्या? करोगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो अभय जी और अमन जी, हमारी रेडियो स्टेशन की ना एक रिवायत है कि हम इन्फॉर्मेशन और बातचीत के अलावा थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करते हैं। तो एक रैपिड फायर जो आपकी इजाज़त हो, सीरियसली तो राजौरी या मुंबई? मुंबई, ओके, राजौरी या मुंबई? राजौरी, ओके। कैमरे के पीछे या कैमरे के सामने? कैमरे के सामने, कैमरे के सामने। ओके। सो हीरो या हीरोइन? हीरो, हीरो, आहा, हीरो या विलन? हीरो, हीरो। आपका फेवरेट एक्ट्रेस? एक्ट्रेस ऐसे तो बहुत है कृति खरबड़कर। और आपका फेवरेट विलन? ऐसे तो बहुत विलन है। विलन की लुक में मैं तो बोलूँ तो मुझे यश पसंद है। यश पसंद है। कोई एक डायलॉग आपको भी बोल के सुनाना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है वो। आपकी अपनी सीरीज़ का हो सकता है, कोई फ़िल्म जो आपकी फेवरेट हो उसका हो सकता है। तब तक हम अभय जी से सुनते हैं। हाँ, जी। नैनो मैं सदी पे आप तो डायरेक्टर हैं, आप तो बहुत उनको वो ठीक करते होंगे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे बोलो। हाँ, मैं इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ, पर मैं मतलब मैंने एक्टिंग का नहीं है, पर ये मेरे से बहुत अच्छी एक्टिंग करता जी, है। मेरे को अभी कुछ याद, आपको तो डायलॉग दे दो, ये बोल बोल देगा ये। तो अभय जी आपके सामने है रेडियो स्टेशन सदाई पीर पंजाल, तो अगर आपको श्रोताओं को कहना हो कि हमारे रेडियो स्टेशन को सुने, तो आप कैसे कहेंगे? एज़ ए हीरो बोलूँ, एज़ ए विलन बोलूँ, आप ऐसा विलेन बोलिए, हीरो बन के तो बहुत सारे लोग बोलते हैं। हमारे रेडियो स्टेशन सदाई पीर पंजाल को ज़रूर सुनिए। तो आप इसको इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं क्या अभी? हम आपका डायरेक्शन अभी के अभी देखना चाहेंगे। इम्प्रोवाइज़ कर, जी, जी, बिल्कुल। इसको थोड़ा-सा हम स्लो बोल सकते हैं। स्लो बोल के और कैमरे को देखकर काफ़ी स्लो बोला। हमारे सदाई पीर पंजाल को ज़रूर देखें। क्या बात है, क्या बात है! तो अभी हमने एकदम से लाइव जो है वो ट्रेलर देखा कि कैसे एक्टिंग होती है और कैसे उसको इम्प्रोवाइज़ किया जाता है। तो अभय जी, लाइफ़ का एक मंत्र, लाइफ का एक मंत्र, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। एंड अमन जी? जियो और जीने दो। बहुत बढ़िया। तो अभय जी, अगर आप फ़िल्म मेकर नहीं होते, खुदा ना खास्ता, तो क्या होता? मैं वॉलीबॉल प्लेयर होता, मेरा वॉलीबॉल इससे पहले मेरा वॉलीबॉल का था, मैं नेशनल प्लेयर रह चुका हूँ वॉलीबॉल का। ओ मेरी हाइट छोटी थी तभी मैं आखिर में एक्सेल कर पाया उसमें। तो अमन जी, अगर आप एक्टिंग नहीं कर रहे होते पास टाइम, तो अपने उस प्रोजेक्ट के अलावा और क्या कर रहे होते?
क्रिकेट का बहुत शौक रहा है। मैक्सिमम मैं चेस खेलता हूँ, शायद मैं चेस प्लेयर हो सकता था। ओके, बहुत बढ़िया। तो अंत में वो एक गाना या तो आप गुनगुना दें या बता दें जो आपका फेवरेट है। ये प्लेटफॉर्म आपके हवाले। मैं आग में जलता, मैं कांटों पे चलता, होके तबाह में हंसदा रहा, हंसदा रहा। वो दर्द का दरिया रहा मौत का जरिया, उस दलदल बिच में फसदा रहा, फसदा रहा। जब देखूं तेरी चुनरी माँ मुझे देती चीख सुनाई रे, प्रतिशोध मेरा बन क्रोध मेरा, तेरी कोख की कसम मखाई है, तेरी कोख की कसम मखाई है। क्या बात है, क्या बात है! इतना सुंदर गाया आपने और अब तो थोड़ा-सा हमें भी एक्साइटमेंट बढ़ गया है कि हम इसको ज़रूर देखें। तो आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए, अपना कीमती वक़्त देने के लिए और स्पेशली हमारे श्रोताओं को बिल्कुल बेसिक जानकारी देने के लिए और इंस्पायर करने के लिए, हमारी पूरी टीम सदैव पीर पंचाल की तरफ से और हमारे श्रोताओं और दर्शकों की तरफ से स्पेशली आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम बुलाने के लिए। तो श्रोताओ, अभी ये देख और सुन पा रहे थे राजौरी के 2 प्रतिभाशाली युवाओं को, जिनसे बातचीत करके हमें ये समझ आया कि अगर पैशन और डेडिकेशन हो तो छोटे से गांव से निकले हुए इंसान भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं राजौरी के मुरादपुर से निकलकर या ढांगरे से निकलकर मुंबई तक का सफर, 100 से ज्यादा गानों को क्रिएट करना, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जी के सोशल मीडियाज को हैंडल करना और अभी अपने घर के बेसिक इक्विपमेंट्स से राजौरी में एक वेब सीरीज बनाना और सारा का सारा फाइनेंस भी खुद स्पॉन्सर करना। इन सब चीजों से हमें कितनी प्रेरणा मिली है ये आप देख ही पा रहे होंगे मेरे एक्सप्रेशन से भी कि मैं खुद बहुत प्रभावित हुई हूँ और हमारे सुनने वाले भी जरूर इससे लाभान्वित हुए होंगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अगर आपने ये वेब सीरीज का ट्रेलर अभी नहीं देखा है, ट्रेलर देखिए, वेब सीरीज देखिए और इन प्रतिभाशाली युवाओं को और मोटिवेट करिए अपने कमेंट्स के जरिए, उन्हें सुझाव दीजिए क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इस फील्ड में होंगे जो उन्हें अच्छी से अच्छी सलाह दे सकते हैं। और मैं मानती हूँ कि कंस्ट्रक्टिव जो क्रिटिसिज्म होता है वो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल होता है। तो सदैव पीर पंचाल की टीम से आप दोनों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स भी जो हैं वो सफल हों। तो इसी संदेश के साथ कि सदा मुस्कुराते रहिए, सपने देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मुझे यानी आपकी अपनी आवाज़ आरजे निधि को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे एक नए सोच, एक नई कहानी, एक नए शख्स और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए 88.4 FM सदैव पीर पंचाल पर। धन्यवाद।